हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा। आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। डियर फ्रेंड, आज का हमारा ये सेशन है, थ्योरी का सेशन चल रहा है, जिसमें हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था। तो उसको हमने पूरे को क्लियर कर लिया। जैसे मार्किंग और मेजरिंग टूल्स है, उसमें कुछ कटिंग टूल्स के बारे में भी दिया हुआ था, कुछ क्लैंपिंग होल्डिंग टूल के बारे में भी दिया हुआ था। तो वो सारा हमने क्लियर कर लिया है। अभी जो आज हमारी क्लास रहेगी वो उनसे क्वेश्चन आंसर से संबंधित रहेगी, ठीक है। तो उनको क्लियर कर लेते हैं। आगे की क्लास भी और रहेगी, यानी कि 2 से 3 क्लासों में क्या है, इसकी क्वेश्चन है वो हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा, काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए। काम करते समय यदि कोई दुर्घटना घट जाए तो हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट है, कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए। सेकंड है, दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देनी चाहिए। और थर्ड है हमारा, दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए डियर फ्रेंड इसमें क्या, कि काम करते समय कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए। यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या हमें वहां से भाग जाना चाहिए, या फिर दुर्घटना पर की सूचना वो तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, जो हमारे उच्च अधिकारी होते हैं उनको इसकी सूचना देनी चाहिए, या फिर कि दुर्घटना का भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए। तो डियर फ्रेंड, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा सेकंड आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि दुर्घटना की सूचना है वो तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए। क्योंकि कार्यस्थल से अगर हम भाग जाएंगे तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हो सकता है कि पीछे से उसकी डेथ हो जाए जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है, ठीक है। और दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए। तो दुर्घटना स्थल पर कभी भी हमें भीड़ नहीं लगानी चाहिए, उसको क्या खुली हवा का लिए रास्ता छोड़ना चाहिए मरीज के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की माप की लंबाई है, यानी कि लंबाई की माप है उसको किस में नापते हैं, इंच में, फुट में, या फिर गज में। ब्रिटिश प्रणाली का पूछा हुआ है, तो ब्रिटिश प्रणाली को किस में हम मापते हैं, तो ब्रिटिश प्रणाली को हम लंबाई की माप वो गज में मापते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर है हमारा, साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है। साधारण कैलिपर होता है जो, उसका साइज कहां से लिया जाता है, तो इसकी दोनों टांगों की लंबाई से, या एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई से, या फिर रिवेट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक की दूरी से लिया जाता है। तो जैसे कि हमने चैप्टर क्लियर किया था तो मैंने आपको क्लियरली बताया था वहां पर कि जो साधारण हमारा कैलिपर होता है उसका साइज हम कहां से लेते हैं, तो रिवेट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक की सीधी दूरी से क्या इसका साइज है वो लिया जाता है। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर। दोनों को साथ में ही लेकर चलते हैं डियर फ्रेंड, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, नंबर से क्या है। तो 6 नंबर में क्या है कि ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडरकट लगाने का उद्देश्य क्या होता है। ट्राई स्क्वायर जो हमारा होता है, जैसे कि हमारा ये ट्राई स्क्वायर है, मान के चलिए ये हमारा क्या है, ट्राई स्क्वायर है कोई, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे कि ये ट्राई स्क्वायर है, ये इसका ब्लेड है, ये इसका स्टोक है। तो यहां पर क्या होगा, एक अंडरकट दिया हुआ मिलेगा इस जगह पर। यहां पर क्या रहेगा, एक अंडरकट, सॉरी स्टोक में अंडरकट मिलेगा, यहां पर एक अंडरकट दिया रहेगा। तो इस अंडरकट का उद्देश्य क्या है, ये अंडरकट क्यों लगाया जाता है, क्या जरूरी हो गई इसकी अंडरकट लगाने की। तो फर्स्ट में इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, क्या इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए अंडरकट लगाते हैं, क्या ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करने के लिए अंडरकट लगाते हैं, या फिर जॉब के किनारों की बर को स्थान देने के लिए अंडरकट है वो लगाया जाता है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए किसके लिए अंडरकट है वो लगाया जाता है। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में, खांचे की चौड़ाई मापने के लिए निम्न में से किस कैलिपर का प्रयोग वो किया जाता है। खांचे या स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए हम किस कैलिपर का यूज करते हैं, आउटसाइड कैलिपर का, इनसाइड का, ओडले का, सॉरी ओडले कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, या असमान टांग कैलिपर। अभी असमान टांग कैलिपर कौन सा होता है, तो जिसकी दोनों टांगें वो समांतर नहीं होती, जैसे ओडले कैलिपर है, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर है, लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो किस कैलिपर का यूज है वो खांचे के मापने के लिए, खांचे की चौड़ाई मापने के लिए, यानी कि अंदरूनी साइज मापने के लिए हम किस कैलिपर का यूज करते हैं। तो नॉर्मली हमें पता है कि अंदरूनी माप के लिए हम किस कैलिपर का यूज करते हैं, इनसाइड कैलिपर का यूज है वो करते हैं। तो इसमें हमारा डी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 6 नंबर का आंसर रहेगा हमारा, ट्राई स्क्वायर को बिल्कुल नीचे अंडरकट लगाने का उद्देश्य है वो है जॉब के किनारों की बर को स्थान देना। क्या है, जॉब के किनारों की बर को स्थान देना होता है,
जो ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडरकट लगा होता है, कहां पर, स्टोक में लगा हुआ होता है, ठीक है। अगर ये स्टोक है तो यहाँ पर एक छोटा सा अंडरकट मिलेगा, अगर ये वाला स्टोक है तो यहाँ पर क्या आपको एक छोटा सा अंडरकट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, यदि कुछ देर चलाने के बाद हेक्सा फ्रेम में नया ब्लेड ढीला हो जाए तो उसका क्या कारण है। अब क्या हमने ब्लेड का यूज किया, कुछ देर उसको चलाया ब्लेड को, उसके बाद क्या हमारा ब्लेड है वो ढीला हो गया। अब इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, तो विंग नट का घिस जाना रीजन है, या ब्लेड के दांतों की पिच सही ना होना, या हेक्सा ब्लेड का सही सेट ना होना, या फिर ब्लेड में खिंचाव आ जाना। तो इसका रीजन क्या है कि कुछ स्ट्रोक के बाद क्या हमारा ब्लेड है वो हेक्सा फ्रेम में ढीला हो जाता है। तो इसका कारण है विंग नट का घिसना आना। ये विंग कट नहीं है यहाँ पर, ये विंग नट होगा, ठीक है, NUT विंग नट, ठीक है, विंग नट, ठीक है, विंग कट नहीं है, वो गलती से लिखा हुआ होगा, विंग नट होगा, ठीक है, वो गलती से गलत प्रिंट हो गया है। विंग नट का घिस जाना होगा, तो विंग नट अगर घिसा हुआ होगा तो क्या होगा, एक बार उसको टाइट कर लें, फिर जैसे ही झटके लगेंगे तो क्या होगी, चूड़ियां धीरे धीरे खिसकने लगेगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हमारा ब्लेड है वो ढीला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे देख लेते हैं डियर फ्रेंड, इसमें क्या दिया हुआ है। आगे हमारा है 4 नंबर, देख लेते हैं 4 नंबर में क्या दिया हुआ है। 4 नंबर में दिया हुआ है जेनी कैलिपर का दूसरा नाम। अब जेनी कैलिपर कौन सा होता है, मैंने आपको जैसे ही हमारा चैप्टर जो चल रहे थे उनमें आपको जेनी कैलिपर के 4 जो नाम होते हैं वो हर एक क्लियर किया था। तो जेनी कैलिपर का दूसरा नाम पूछा इसमें, क्या ट्रांसफर कैलिपर होता है, क्या हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर होता है, क्या मार्किंग कैलिपर होता है। तो जेनी कैलिपर का हमारा दूसरा नाम क्या होता है, जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या होता है डियर फ्रेंड, जेनी कैलिपर का दूसरा नाम होता है ओड लेग कैलिपर। कौन सा, ओड लेग कैलिपर, ठीक है, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, एक हो गया जेनी कैलिपर, और एक नाम और हो गया, वो कौन सा रहेगा, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ठीक है। यानी कि जेनी कैलिपर के 3 नाम और होते हैं, ओडले कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर और हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ठीक है। तो इसमें हमारा बी आंसर वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में दिया हुआ है ट्राई स्क्वायर का साइज है वो किससे लिया जाता है। अब ट्राई स्क्वायर जो होता है उसका साइज हम कैसे लेते हैं, तो ट्राई स्क्वायर का साइज है वो कहाँ से लेते हैं, स्टोक की लंबाई से लेते हैं, या फिर ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से लेते हैं, या फिर स्टोक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक लिया जाता है। तो जैसे चैप्टर में मैंने आपको क्लियर किया था, अगर आपने चैप्टर को अगर आप क्लियरली देख रहे हैं, दिल से अटैच होकर अगर लेसन को आप वॉच कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड आप मानकर चलिए आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर है वो आसानी से दे पाएगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्लास ले रहे होते हैं तो ओनली ऑन दिल से अटैच होकर क्लास में रहिएगा, पूरी क्लास को वॉच कीजिएगा, ताकि आपसे कुछ भी चीजें वो छूट ना जाए, कोई भी डाउट आपका पेंडिंग में ना रह जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप पूरी वीडियो है वो वॉच करिए, एंड तक आपके सारे डाउट है वो क्लियर होते चलेंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा और टेलीग्राम के लिंक आपको लिए अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपके डाउट है वो क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है डियर फ्रेंड। तो ट्राई स्क्वायर का साइज कहाँ से लिया जाता है, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है स्टोक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, ठीक है। स्टोक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक क्या है, ट्राई स्क्वायर का साइज है वो लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है इसमें 9 नंबर। अब 9 नंबर में क्या है, ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच होती है। ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच कितनी रखेंगे। अब हार्ड स्टील है, सॉरी हार्ड पीतल है, ठीक है, तो इसको काटने के लिए किसका यूज करेंगे, 1 मिलीमीटर की पिच का ब्लेड यूज करेंगे, 1.4 मिलीमीटर पिच का यूज करेंगे, 0.8 मिलीमीटर पिच का ब्लेड यूज करेंगे, या फिर 1.8 मिलीमीटर पिच का ब्लेड यूज करेंगे। तो किस पिच का यूज करेंगे, तो 1.8 मिलीमीटर पिच का ब्लेड है वो यूज करेंगे, ठीक है। 1.8 मिलीमीटर पिच का यूज है वो हम कर लेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड। तो इससे क्या होगा, हम ठोस पीतल को भी आसानी से काट सकते हैं। ठोस पीतल का मतलब होगा मोटाई, ठीक है, मोटा। नेक्स्ट है हमारा हैंड एक्सा द्वारा छोटे व्यास के पाइप काटने के लिए निम्न की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी कि किस किस की ओर विशेष ध्यान है वो दिया जाता है। किससे, हैंड एक्सा द्वारा
छोटे व्यास के पाइप काटने के लिए किसके द्वारा, हैंड एक्सा के द्वारा क्या करना है हमें, छोटे व्यास के पाइप काटना है। तो किस किस का हमें विशेष ध्यान रखना होता है उसमें, फर्स्ट है वर्कपीस अत्यधिक गर्म न हो, सेकंड है हेक्सा का बैलेंस उचित बना रहे, थर्ड है कटिंग क्राउड लाइन पर हो रही हो, ठीक है, क्राउड लाइन पर, गोलाई वाली लाइन पर हो रही हो, या फिर ब्लेड के अधिक दांते इस संपर्क में रहे, या फिर ब्लेड के दांते वो अधिक संपर्क में रहने चाहिए। यानी कि हैंड एक्सा द्वारा छोटे व्यास के पाइप काटने के लिए निम्न की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब क्या बोल रहा है इसमें, छोटे व्यास के पाइप काटने में, तो पाइप क्या होते हैं, पाइप में जो धातु रहती है उसका मोटाई क्या होती है, उस धातु की बहुत ही कम रहती है। तो हम क्या हो जाएंगे, उसकी मोटाई के अनुसार जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इनमें से क्यों करेक्ट नहीं है, तीनों में से, ये तीन भी तो आपको सही लग रहे हैं। तो वर्कपीस अत्यधिक गर्म न हो, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्कपीस अगर हमारा गर्म होगा तो क्या होगा, ब्लेड के दांते जल्दी खराब हो जाएंगे। सेकंड है एक्सा का बैलेंस उचित होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस हमें एक्सा का बनाकर रखना चाहिए, वरना क्या होगी, कटिंग हमारी सही नहीं होगी, टेढ़ा कट जाएगा या फिर हमारा ब्लेड टूट जाएगा। नेक्स्ट है कटिंग क्राउड लाइन पर हो रही हो, तो क्राउड लाइन पर यानी कि जहां जहां पर हमने लाइन मार कर रखी है वहीं पर क्या हमें गोलाई में कटिंग चलनी चाहिए, ये भी बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इनमें हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ब्लेड के अधिक दांते संपर्क में रहे। अब इसको प्रायोरिटी क्यों देंगे, इसको प्रायोरिटी इसलिए देंगे कि यहाँ पर क्या बोला, छोटे व्यास के पाइप बोला है। अगर यहाँ पे छोटे व्यास के जोब होते या धातु होती तो अलग बात रहती, यहाँ पर क्या बोला, छोटे व्यास के पाइप बोला है। अब छोटे व्यास के पाइप होंगे तो उसके धातु की मोटाई क्या होगी, बिल्कुल ही कम होगी। तो हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लेड के अधिक दांते है वो धातु की मोटाई पर क्या टिकने चाहिए, जिससे क्या हम धातु को क्या या पाइप को आसानी से काट सकते हैं। मिनिमम कितने दांते रहने चाहिए धातु पर, तो मिनिमम 2 दांते है वो धातु पर टिके हुए होना चाहिए, जिससे के द्वारा क्या हम आसानी से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर में क्या दिया हुआ है, 11 नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पतले ट्यूब को काटने के लिए एक्सा ब्लेड की पिच होती है। अब सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, जैसे हमने 10 नंबर क्लियर किया था उसको थोड़ा सा घुमा कर दिया है। क्या बोला इसमें, पतले ट्यूब को काटने के लिए किस एक्सा ब्लेड की पिच। अब एक्सा ब्लेड की पिच पूछी इसमें, पतली ट्यूब है, हमें क्लियरली बता रहा है कौन सी पतली ट्यूब है। तो करेक्ट आंसर आप फटाफट दीजिए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में क्या हमने इसको सोल्व किया है। तो फर्स्ट में है 0.8 मिलीमीटर, सेकेंड है 1 मिलीमीटर, थर्ड है 1.8 मिलीमीटर और फोर्थ हमारा 2 मिलीमीटर। तो क्या आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल डियर फ्रेंड हमारा ए आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, 0.8 मिलीमीटर, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या बोला, पतले ट्यूब काटने के लिए, पतले ट्यूब या पाइप के लिए किसका 0.8 मिलीमीटर पिच के ब्लेड का यूज करेंगे। उसका यूज क्यों करेंगे, क्योंकि मिनिमम 2 दांते वो क्या हमारी धातु पर टिके हुए होने चाहिए। इसके लिए क्या हम कम पिच वाली यानी कि फाइन पिच वाली ब्लेड का यूज करेंगे। कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन 4 प्रकार की पिच होती है, तो हम वेरी फाइन पिच ब्लेड का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर। हैमर का वह भाग जहां हैंडल फिट किया जाता है या हैंडल फिट होता है उसे क्या कहते हैं। हैमर का वह कौन सा भाग है जहां पर हैंडल फिट रहता है, हैमर का कौन सा भाग है जहां पर हैंडल फिट रहता है, पिन में, फेस में, चीक में या फिर आई होल में। तो हैंडल हमारा कहां पर फिट रहता है डियर फ्रेंड, नॉर्मली सभी को पता है हैंडल हमारा कहां पर फिट रहता है, आई होल में फिट रहता है। और आई होल कहां पर होता है, आई होल होता है चीक में, ठीक है। आई होल कहां पर होता है, चीक में होता है। और जो एक साइड से चपटा भाग होता है चौड़ा, उसको क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, और दूसरा उसके साइड का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। जो कि ऊपर से पतला होता है, चपटा होता है, या फिर ये क्या गोल आकार में पिन उसकी बनी होती है, और दूसरे साइड का भाग क्या फ्लैट बना होता है, फेस उसका फ्लैट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर। साधारण बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। बेंच वाइज का साइज भी मैंने आपको क्लियर किया था, जैसे कि लेग वाइज है, हैंड वाइज है, पाइप वाइज है, साधारण बेंच वाइज है, सभी का साइज मैंने आपको क्लियर किया था पीछे की क्लासों में। तो फटाफट से बताइए, साधारण बेंच वाइज का साइज लिया जाता है वाइज की पूर्ण ऊंचाई से, जा की अधिकतम ओपनिंग से, मूवेबल जा की लंबाई से, या फिर जा की चौड़ाई से। तो डियर फ्रेंड साधारण बेंच वाइज का साइज हम कहां से लेंगे, जा की चौड़ाई से, ठीक है। जिसने भी वीडियो हमारा पूरा वॉच किया, क्लियरली दिल से अटैच होकर वॉच किए, तो मैं जहां तक उम्मीद कर सकता हूं वो सभी क्वेश्चन के आंसर वो फटाफट देते हुए जा रहे हैं।
सभी क्वेश्चन के आंसर क्या है वो फटाफट देते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने एक एक चीज है वो क्लियर की है। पीछे की जो हमारी क्लास है उसमें क्या है, एक एक चीज आपकी बिल्कुल क्लियर की है, कोई भी डाउट ना रहे, इतनी आसानी से इतना अच्छे से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है, बेंच वाइज को मेज या वर्क बेंच पर इसलिए लगाया जाता है। अब बेंच वाइज को मेज या वर्क बेंच पर किस लिए लगाया जाता है, तो टॉमीवार को घुमाने में वर्क बेंच को बाधक नहीं होना, या फिर धातु का बुरादा मेज पर न गिरकर फर्श पर गिरता है, या फिर वाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है वर्टिकल आकार में, या फिर वाइस को स्थिर करने के लिए बोल्ट को मेज या बेंच के ऊपर तक निकाला जा सकता है। तो इसमें से हमारा क्या आंसर करेक्ट होगा डियर फ्रेंड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल थोड़ा सा माइंड लगाइए। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा गया बेंच वाइज को मेज या वर्क बेंच पर इसलिए लगाया जाता है। मेज पर वर्क बेंच या मेज पर किस लिए बेंच वाइज को लगाते हैं, हम उसको नीचे रखकर भी तो यूज कर सकते हैं, नीचे फर्श भी तो क्लैंप कर सकते हैं, या नीचे जगह पर भी तो क्लैंप कर सकते हैं, लेकिन बेंच या वर्क बेंच या मेज पर ही क्यों लगाते हैं, तो वाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है, यानी कि जितने ऊंचाई पर होगा उसके क्या है वर्टिकली हम बांध सकते हैं। सेकंड क्या होगा कि कोनी की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए, जिससे क्या है जो वो हमारा आसानी से बन सके, उसमें क्या किसी प्रकार का कोई बेंड ना हो, या फिर एक साइड से क्या ज्यादा ना घिस पाए जो, तो इसके लिए क्या है कि आदमी की कोने की हाइट के बराबर क्या है वर्क बेंच या बेंच वाइज को हम सेट करते हैं। ठीक है, वर्क बेंच पर। नेक्स्ट है 20 नंबर में क्या दिया हुआ है, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई के माप की इकाई क्या है। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई के माप की इकाई अभी हमने जस्ट क्लियर किया था, तो इसमें क्या है इंच में, फुट में या गज में। जैसे हमने वीडियो शुरू किया था तो हमने जस्ट क्लियर किया था कि ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की माप की इकाई क्या होती है, तो लंबाई की माप की इकाई क्या होगी डियर फ्रेंड, लंबाई की माप की इकाई क्या होगी, गज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, बिल्कुल श्रिंक रूल का इंच है वो वास्तविक इंच से बड़ा होता है। अब श्रिंक रूल का यूज कहाँ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि श्रिंक रूल का यूज कहाँ करते हैं। मैं आपको गहराई से नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने चैप्टर में इसको पूरी गहराई से क्लियर किया है। तो इसका यूज है वो कहां पर करते हैं, डाई मेकर के द्वारा करते हैं। डाई मेकर है वो किसका यूज करते हैं, श्रिंक रोल का यूज करते हैं, क्योंकि धातु गर्म होती है तो वो क्या होती है उसमें प्रसार होता है। ठीक है, धातु हमारी फैलती है, जब गर्म होती है तो वो ठंडा होता है तो क्या होता है सिंक उड़ती है, तो इसलिए वहां पर श्रिंक रूल यूज करते हैं। जिसका इंच का जो वास्तविक साइज है वो साधारण इंच से, जो हमारा जो साधारण इंच का जो वास्तविक साइज होता है उससे उस इंच का साइज है वो बड़ा होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कितना बड़ा होता है, तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 1/10 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट, या फिर 1/4 से 3/8 इंच प्रति फुट, या फिर 1/8 से 1/4 इंच प्रति फुट। तो कितना बड़ा होता है, तो हमारा श्रिंक रूल है वो इंच, उसका इंच है वो वास्तविक इंच से 1/10 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट क्या बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर, साधारण कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं। जो साधारण जो कैलिपर होते हैं हमारे वो किस धातु के बनाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था। तो फर्स्ट है इसमें टूल स्टील का, सेकंड है हाई कार्बन स्टील का, और थर्ड है माइल्ड स्टील का। तो अब ये तीनों दे रखे हैं, अब इनमें से क्या 2 धातु के बने हुए होते ही हैं नॉर्मली। अब इसमें तीनों धातु क्या हमें दे रखी है, जो 2 धातु मैंने बताई थी वो भी दे रखी है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर दोनों धातु आपको मिल जाती है तो प्रायोरिटी आपको किस धातु को देनी है। मैंने क्या बताया था कि अगर आपको दोनों धातु मिल जाती है तो प्रायोरिटी हमें किस धातु को देनी है। तो डियर फ्रेंड, जिन्होंने भी वीडियो वॉच किया है क्लियरली, तो उन्होंने अब तक इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा हमारा माइल्ड स्टील। क्या होगा, माइल्ड स्टील होगा। हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, माइल्ड स्टील को देनी है, यानी कि कैलिपर है वो माइल्ड स्टील के बनाकर उसको क्या कर दिया जाता है, केस हार्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, केस हार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे डियर फ्रेंड हाई कार्बन स्टील के भी बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल हाई कार्बन स्टील के भी बनाए जाते हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी देंगे हम माइल्ड स्टील को, क्योंकि साधारणतः जो कैलिपर हमारे बने होते हैं वो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो हाई कार्बन स्टील के कैलिपर रहेंगे, हाई कार्बन स्टील के जो कैलिपर रहेंगे उनको क्या किया जाता है, उनको हार्ड एवं
टेम्पर किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। कमी हमारे क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ी क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर में क्या पूछा हुआ है, 15 नंबर में पूछा हुआ है मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस द्वारा प्रदान की जाती है। मार्किंग करने के लिए किसके द्वारा हम रेफरेंस सरफेस है वो प्रदान करते हैं, बेस किसके द्वारा दिया जाता है, जिसके ऊपर हम रखकर जॉब को क्या मार्किंग करते हैं। तो किसका रेफरेंस प्रदान करते हैं, वर्कपीस का, सरफेस गेज का, मार्किंग टेबल की सतह का, या फिर वर्क की ड्राइंग का। डियर फ्रेंड बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और जिन्होंने भी वीडियो बात किया उन्होंने आंसर इसका दे चुके होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, मार्किंग टेबल की सतह होगी। मार्किंग टेबल की सतह क्यों होगी, क्योंकि हम जो जॉब करते हैं, सॉरी जॉब पर जो मार्किंग करते हैं उसको क्या करेंगे, मार्किंग टेबल के ऊपर रखकर करेंगे। अब मार्किंग टेबल के ऊपर रखा तो ये जॉब है, जॉब हमारा क्या रखा गया, इसके ऊपर रखा गया। बेस कौन सा हो गया, हमारे जॉब का बेस क्या हो गया, मार्किंग ऑफ टेबल हो गई। तो इसको रेफरेंस सरफेस कौन सा प्रदान कर रहा है, रेफरेंस सरफेस कौन से प्रदान कर रहा है, तो मार्किंग ऑफ टेबल की सतह है वही क्या इसको रेफरेंस सरफेस है वो प्रदान कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर, वॉइस क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। अब वॉइस क्लैंप भी मैंने आपको क्लियर करवाए थे, वॉइस का जो चैप्टर चल रहा था उसमें लास्ट में क्या था, वॉइस क्लैंप थे कुछ टाइप के, कैसे थे, जैसे यू क्लैंप था, वी क्लैंप था, और यू क्लैंप था, वी क्लैंप था, फ्लैट क्लैंप था, ठीक है, हाफ राउंड क्लैंप था। ये कुछ एक क्लैंप मैंने आपको क्लियर करवाए थे। तो उसका कार्य क्या होता है, वॉइस क्लैंप का प्रयोग किया जाता है वर्कपीस को मजबूती से पकड़ने के लिए, या फिर फिनिश सरफेस को बचाने के लिए, या कठोर जा से बचाने के लिए, या फिर मूवेबल जा को रेती से बचाने के लिए। तो क्लैंप का यूज है, मुख्य यूज क्या है, अब इसमें क्या दो दे रखे, हमें दो दे रखे हैं, फिनिश सरफेस को बचाने के लिए और कठोर जा से बचाने के लिए, बिल्कुल दो दे रखे हैं, दोनों के लिए हम करते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड यहां पर हम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी हम किसको देंगे, वॉइस क्लैंप का प्रयोग पूछा गया हमसे कि वॉइस क्लैंप का प्रयोग है वो कहां किया जाता है, तो प्रायोरिटी हम कहां पर देंगे, प्रायोरिटी देंगे फिनिश सरफेस को बचाने के लिए। कहां पर प्रायोरिटी देंगे, फिनिश सरफेस को बचाने के लिए, चाहे वो नरम धातु की सरफेस हो फिनिश की हुई, या फिर हार्ड धातु की सरफेस हो फिनिश की हुई, उसको बचाने के लिए क्या हम वॉइस क्लैंप का यूज करते हैं। ठीक है, अब कठोरजा से बचाने के लिए, अब कठोरजा तो हो सकता है, नरम जो हमारी धातु है उसको हमने क्या फिनिश नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी क्या हम कठोरजा से बचाने के लिए वॉइस क्लैंप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन इस यहां पर हम प्रायोरिटी किसको देंगे, फिनिश सरफेस को बचाने के लिए, चाहे वो सॉफ्ट धातु हो चाहे हमारी हार्ड धातु हो, वॉइस क्लैंप का यूज है वो करते हैं। अगर इस टाइप के आपको कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं डियर फ्रेंड, तो आप उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि आगे वाले ने जो क्वेश्चन देते हैं वो क्या थोड़ा सा घुमाकर देखना चाहते हैं, वो देखना चाहता है कि स्टूडेंट्स को गहराई से इसके बारे में मालूम है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या वो थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप क्लासें कंटिन्यू लेते रहिए, आगे से आगे बहुत ही बेहतरीन क्लासें होने वाली है। जल्दी हमारा एक नया चैनल भी आने वाला है, तो उसके ऊपर आपको क्या बिल्कुल गहराई में, बिल्कुल गहराई तक की आपको जानकारी वहां पर मिल जाएगी। अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही हमारा चैनल वो लॉन्च होगा मैं आपको जानकारी उसकी दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा कनेक्ट हो जाएगा फिनिश सरफेस को बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड स्टील रूल की धातु होती है। अब स्टैंडर्ड स्टील रूल होती है, उसकी धातु क्या होती है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। स्टील रूल की धातु क्या होती है, माइल्ड स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील होती है, या फिर एलॉय स्टील होती है। तो स्टैंडर्ड स्टील रूल की हमारी धातु क्या होती है, स्टेनलेस स्टील होती है। स्टील रूल की धातु पूछे, आंख बंद करके आप स्टेनलेस स्टील पर लगा दीजिए, आपका आंसर कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर, साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है। साधारण जो कैलिपर होता है उसका साइज कहां से लिया जाता है, ये भी हमने क्या अभी जस्ट ऊपर क्लियर करके आए हैं, पीछे जो क्वेश्चन थे उनमें क्लियर करके आए हैं क्या कि रिवेट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट की सीधी दूरी से क्या हम कैलिपर का साइज है वो लेते हैं। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम भी हम ऊपर क्लियर करके आए थे, क्या हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर होता है। इसके दो नाम और कौन से होते हैं, तो ओडलेग कैलिपर होता है, लेग एंड पॉइंट कैलिपर होता है। ठीक है, जेनी कैलिपर होता है, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर रहता है। श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था,
लेकिन वहां पर क्वेश्चन क्या था कि श्रिंक रूल का इंच है वो वास्तविक इंच से कितना बड़ा होता है, तो 1/10 इंच से कितना 7/16 इंच प्रति फुट बड़ा रहता है। लेकिन यहां पर पूछा गया इस श्रिंक रूल का प्रयोग कहां पर किया जाता है, श्रिंक रूल का यूज कहां पर किया जाता है। तो जब हमने ये वाला क्वेश्चन जो सोल्व किया था वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका यूज है वो कहां पर होते हैं। तो इसका यूज कहां पर होता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड। अगर आपने क्लास को दिल से अटैच होकर देखा है तो जरूर आप इसका आंसर वो दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर। काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए, यह भी हमने क्या क्लियर किया था, कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, या दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए। तो इसका भी हमने क्या सेकंड आंसर है वो करेक्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है, ये भी हमने क्या पहले क्लियर कर लिया था। तो ट्राई स्क्वायर का साइज कहां से लिया जाता है, स्टोक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक लिया जाता है। और ट्राई स्क्वायर में एक क्या होता है, स्टोक में अंडरकट बना होता है, वो किस लिए बना होता है, तो कोने की बर या बर को स्थान देने के लिए, जॉब के कोनों की बर को स्थान देने के लिए क्या है, स्टोक के अंदरूनी सिरे पर एक अंडरकट लगा होता है ब्लेड के जस्ट पास में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर। कारखाने में बिजली की तारों को लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कारखानों में बिजली के तारों में कई बार आग लग जाती है, कारखानों में नहीं घरों में भी बिजली के तारों में आग लग जाती है, तो उसको बुझाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए। जो हमने सेफ्टी का जो चैप्टर हमने क्लियर किया था उसमें मैंने आपको सभी प्रकार की आग है जो 4 टाइप की होती है, ग्रेड A, B, C और D, उसकी 4 टाइप की फायर्स के बारे में आपको क्लियर किया था कि कौन सी फायर होती है, वो किसके द्वारा लगती है, कौन सी क्लास में वो आती है। चारों क्लासें मैंने आपको बताई थी और उसके बुझाने के उपाय भी बताए थे, उसके एक्सटिंग्विशर के बारे में मैंने आपको क्लियर किया था। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो सेफ्टी प्रिकॉशंस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, सेफ्टी ऑल ऑफ यू के नाम से हमारी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, उसमें सभी क्लासें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इसका आंसर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, कारखानों में लगी तारों की आग को बुझाने के लिए, बिजली की तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो बिजली की तारों को बुझाने के लिए आग का किसका प्रयोग करते हैं, CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर से निकल के आ रहा है डियर फ्रेंड, एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से निकल के आ रहा है, यहाँ पर उसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा। अगर आपको उसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर नहीं मालूम है तो भी कमेंट कीजिए, और अगर आपको नहीं मालूम है कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप चेक कीजिए, वहां पर आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो CTC फायर एक्सटिंग्विशर, अब CTC फायर एक्सटिंग्विशर का दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम इसका होता है हेलन एक्सटिंग्विशर। अब क्वेश्चन ये बनकर आ रहा है कि CTC फायर एक्सटिंग्विशर का यूज है वो बिजली की तारों की आग बुझाने के लिए किया जाता है, इसके अलावा किसके द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए भी CTC या हेलन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका एक नाम और भी होता है CTC एक्सटिंग्विशर का, हेलन एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं इसको, और कई बार क्या होता है एक्सटिंग्विशर के ऊपर क्या लिखा हुआ मिल जाता है आपको, BC ऑफ एक्सटिंग्विशर भी हम क्या इसे कहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तीनों नाम मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं इसके, और इसका एक जगह और यूज किया जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है, आपको कोई डाउट है, चैनल पर आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप क्या है पीछे की क्लासें देख सकते हैं, सेफ्टी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से आप प्लेलिस्ट देखकर अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब चेक करने के लिए किया जाता है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग है वो जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है, कितने डिग्री में, 90 डिग्री के कोण में, या फिर जॉब की लंबाई मापने के लिए, या फिर 45 डिग्री के कोण में। तो डियर फ्रेंड्स सभी को मालूम है इस चीज का कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग है वो जॉब को 90 डिग्री में चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, अभी हमारा क्वेश्चन का आंसर रह गया है 25 नंबर का, 25 नंबर का। तो कोई इश्यू नहीं है, जिसको मालूम था उन्होंने क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट किया होगा, नहीं किया है तो कोई इश्यू नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। श्रिंक रूल का यूज है वो कहां पर करते हैं, डाई बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका यूज कहां पर किया जाता है, डाई मेकर के द्वारा हमारा क्या इसका यूज है वो किया जाता है, या फिर क्या है पैटर्न बनाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाबी गार्ड बनाने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है, डाई बनाने के लिए या फिर पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन निकल के आ रहा है,
थोड़ा सा कंफ्यूजन निकल के आ रहा है कि पैटर्न मेकर यूज करते हैं या फिर डाई मेकर यूज करते हैं, तो इसमें प्रायोरिटी हम किसको देंगे, पैटर्न या डाई मेकर में, तो इसको देंगे पैटर्न बनाने के लिए। पैटर्न बनाने के लिए यानी कि डाई में ढालने के लिए, डाई या सांचों में ढालने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 नंबर का हमारा सी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का जो मैंने आपसे क्वेश्चन जो किया है कि BCF CTC या हेलन एक्सटिंग्विशर का यूज है वो बिजली की तारों की लगी आग बुझाने के लिए तो किया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, तो वो किस टाइप की फायर बुझाने के लिए भी CTC BCF या हेलन एक्सटिंग्विशर का यूज हम करते हैं, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना रहेगा। 25 का मैंने आपको आंसर वो क्लियर कर दिया है, पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नीचे इसके आंसर दिए हुए हैं, अगर किसी स्टूडेंट्स ने साथ में अपने आंसर लिखे हैं, तो इनमें क्या है वो यहाँ पर क्या है मैच कर सकता है अपने आंसर क्या कर सकता है, यहाँ पर मैच कर सकता है, ये आपको आंसर इसके मिल जाएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिए। अगर आप न्यू व्यूवर हैं और अगर आप कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ITI स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ITI की आपको सारी क्लासें मिल जाएगी, जैसे थ्योरी की, मैथ की, ड्राइंग की, आपको ये क्लासेस इस पर एक ही चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। कंपटीशन लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी हमारे द्वारा एक चैनल लाया जाएगा, उस पर क्या पूरी गहराई से एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। तो आप जैसे वो चैनल अवेलेबल होगा आपको तुरंत उसकी जानकारी दी जाएगी। तो तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन को, ऑल के बेल आइकन को क्या प्रेस करके रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन वो सबसे पहले मिल पाए। ठीक है डियर फ्रेंड, और याद रखिए शाम को 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। ठीक है, तो शाम 8 बजे आप डेली विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।